कहानी की शुरुआत होती है खुले समंदर के बीच एक जहाज दिखाकर, और इस जहाज में दो कम उम्र के लड़के होते हैं जिनमें से एक का नाम आर्लिंग और दूसरे का नाम एवर है, और ये दोनों ही एक दूसरे के दोस्त होते हैं। इनमें से आर्लिंग एक नाविक है, हालांकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो इस छोटी सी उम्र में समंदर और जहाज की हर एक चीज को अच्छे से जानता है। और दूसरा जन जिसका नाम ईवर है, वो एक शांत शिष्ट लड़का है। एक बात में बोलना जाए तो आर्लिंग का बिल्कुल उल्टा, क्योंकि आर्लिंग कम बात करता है पर उसका गुस्सा बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि वो कभी भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करता। खैर, इस जहाज में और दो नॉर्वेजियन सोल्जर होते हैं, और वो इन दोनों लड़कों को बेस्ट नाम के एक जेल में लेकर आते हैं जो कि एक आइलैंड के बीच में मौजूद है। और ये जेल सिर्फ इस तरह के नाबालिग बच्चों के लिए बनाया गया है जिन्होंने किसी न किसी वजह से एंटी सोशल काम किया है या किसी गलत काम के साथ जुड़ गए हैं। और ये दोनों दोस्त एक खास जुर्म की वजह से इस जेल में बंद होने वाले हैं। अब ये दोनों जब इस जेल में एंट्री करते हैं, सबसे पहले इस जेल का वार्डन जिसका नाम बेस्टिन है, वो इन पर नजर डालता है, और इसी जेल में बंद एक और लड़का जिसका नाम ओलाव है, उसे जिम्मेदारी देता है कि वो इन दोनों पर अच्छे से नजर रखे। असल में ओलाव इस जेल का सबसे पुराना मुजरिम है, और वो यहाँ पिछले 6 साल से है, और 3 हफ्ते बाद ही वो इस जेल से छूटने वाला है, और इसी वजह से वार्डन उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। अब ये दोनों दोस्त पहले जेल के हाउस फादर जिसका नाम ब्रोथेन है, उससे मिलते हैं। ब्रोथेन इनको यहाँ के रूल्स समझा देता है। वो उनको बोलता है कि यहाँ तुम लोग किसी भी तरह का खेल नहीं खेल सकते, और कोई काम करते वक्त बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते। इसी तरह से बैड बिहेवियर और पर्सनल चीजों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं चलेगा। इसके बाद ब्रोथेन इनको एक कोड नेम दे देता है, क्योंकि यहाँ रहने वाले हर एक बच्चे का एक कोड नेम होता है। वो एवर को C5 और आर्लिंग को C9 कोड नेम दे देता है, और लास्ट में वो कड़क आवाज में उनको बताता है कि तुम लोग हमेशा याद रखना, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ और सब कुछ देख सकता हूँ, इसी तरह सब कुछ समझ भी सकता हूँ, इसीलिए जो भी करोगे सोच समझ कर करना। अब ये दोनों दोस्त इन सब बातों को चुपचाप सुनते हैं। इसी तरह उनके सिर के बाल भी छोटे छोटे करके काट दिए जाते हैं। इन सब चीजों के बाद हाउस फादर ब्रोथेन आर्लिंग को सीधा वार्डन के पास लेकर जाता है, क्योंकि इस पूरे जेल में आर्लिंग इकलौता है जिसके ऊपर मर्डर करने का इल्जाम है, और आज तक इस जेल में रहने वाला कोई भी स्टूडेंट इतना बड़ा जुर्म करने के बाद यहाँ बंद नहीं हुआ है, इसीलिए वो उसे सबसे पहले उसके पास लेकर जाता है। बेस्टिन जान पाता है कि ये आर्लिंग नाम का लड़का एक नाविक है, इसीलिए वो उसे नाविक की तरह ही समझाना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि इसे सब लोग जेल समझते हैं, लेकिन ये जेल नहीं है, क्योंकि यहाँ तुम्हें जेल की तरह बंद करके नहीं रखा जाएगा। इसी तरह वो बोलता है कि तुम चूंकि एक नाविक हो, इसलिए तुम जरूर जानते हो कि एक जहाज चलाने के लिए कितने नियम कानून और डिसिप्लिन की जरूरत होती है, और ये भी एक जहाज है जिस जहाज का कैप्टन मैं हूँ, और तुम सब इस जहाज में हो, इसलिए हमेशा नियम कानून मानकर चलना, वरना पास में ही समंदर है और वहाँ तुम डूब जाओगे। इसी तरह वो बताता है कि तुम्हारे C ग्रुप की जिम्मेदारी ओलाव नाम के एक लड़के को दी गई है जिसका कोड नेम C1 है, और वो तुम्हारा लीडर है। अब ये सब कुछ आर्लिंग चुपचाप सुनता रहता है, और बात खत्म होने पर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह यहाँ के गार्ड्स हर एक लड़के को एक लाइन में खड़ा करते हैं, और उन सबको अलग अलग कामों में बांट देते हैं। जैसे कुछ लड़कों को मिट्टी साफ करने की जिम्मेदारी देते हैं, और कुछ लड़कों को पत्थर हटाने की जिम्मेदारी देते हैं, और इनमें से C9 इकलौता होता है जिसे थोड़ा अलग टाइप का काम दिया जाता है, यानी आर्लिंग को। इसी तरह उसके साथ एक और लड़के को भेजा जाता है जिसका नाम ओलाव है। असल में ब्रोथेन ने अच्छे से नोटिस किया है कि इस आर्लिंग नाम के लड़के का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसीलिए उसने ऐसा अलग टाइप का काम उसे दिया है। अब ये काम शुरू होने पर हर कोई मन लगाकर काम करना शुरू कर देता है, लेकिन C9 यानी आर्लिंग इकलौता होता है जो काम करने के बजाय चुपचाप खड़ा रहता है, और ओलाव को बताता है कि वो ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहेगा, बहुत जल्द यहाँ से चला जाएगा। ओलाव नोटिस करता है कि उसकी इस बात में काफी घमंड है और एक तरह का ईगो है, इसलिए वो उसे समझाता है कि तुम यहाँ से तभी जा पाओगे जब यहाँ की कमेटी तुम्हें परमिशन देगी, और वो तुम्हें अभी नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा अगर तुम गैर कानूनी तरीके से यहाँ से भागना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें इस लंबे समंदर को पार करना होगा, जो कि बिना बोट के लगभग नामुमकिन है, इसलिए तुम ये सब सोचना भूल जाओ। दूसरी तरफ लड़के जब काम कर रहे होते हैं, उनमें से ईवर नाम का लड़का बहुत ज्यादा कमजोर होता है, इसलिए वो पत्थर उठाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देता है। तभी एक गार्ड उसके पास आता है और उसे बताता है कि वो उसके साथ लॉन्ड्री में चला जाए, क्योंकि वहाँ कपड़े तह करने के लिए एक लड़के की जरूरत है, और ये काम तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। इधर आर्लिंग नोटिस करता है कि इस समंदर के पास एक छोटा सा कमरा है जिसके अंदर एक नाव है, लेकिन वो मजबूत जंजीरों से बंधी हुई है, इसीलिए वो उसे अच्छे से चेक करता है। लेकिन इसी बीच ये चीज यहाँ की एक महिला गार्ड जिसका नाम अस्टी है, वो देख लेती है और तुरंत सबको बता देती है, जिसके चलते ब्रोथेन उसे कड़ी सजा देता है, और ये सजा बहुत दर्दनाक होती है, क्योंकि ब्रोथेन उसके हाथ में एक मजबूत डंडे से अपनी मर्जी के मुताबिक पीटना शुरू कर देता है। अब इस सब के बाद ये लड़के अपना दोपहर का खाना खाते हैं और सोने के लिए अपने अपने बेड पर चले
चले जाते हैं। लेकिन इनमें से आर्लिंग इकलौता होता है जो कि किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता, बल्कि उसके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। अब रात होने पर ये लड़के जब सोने चले जाते हैं, ठीक उसी वक्त ईवर नाम का लड़का चीख उठता है क्योंकि उसे उसकी घड़ी नहीं मिल रही होती है और ये घड़ी उसे बहुत प्यारी थी। ये चीख सुनकर ब्रोथेन तुरंत रूम में एंट्री करता है और एक खास लड़के के बेड पर जाकर अच्छे से तलाशी लेता है क्योंकि इस लड़के ने पास्ट में कई बार चोरी की है और इस बार भी ब्रोथेन का अंदाजा एकदम सही निकलता है। वो उसके बिस्तर से ये घड़ी ढूंढ निकालता है, जिसके चलते ब्रोथेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो उसे जोर से एक थप्पड़ मारता है और उसका हाथ पैर से दबा देता है, जिससे उस लड़के को बहुत ज्यादा दर्द होता है। अगले दिन सुबह ये लोग जब खुद को फ्रेश करने में बिजी होते हैं, आर्लिंग भी टॉयलेट में जाता है। लेकिन वो खुद को फ्रेश करने ही वाला होता है कि तभी एक लड़का बार बार उसके सामने आ जाता है, यहाँ तक कि उसे फ्रेश होने का कोई मौका ही नहीं देता और ये वो बार बार करता रहता है, जिसकी वजह से आर्लिंग अपना गुस्सा और कंट्रोल नहीं कर पाता। वो तुरंत टॉयलेट का दरवाजा बंद कर देता है और उस लड़के को जोर से एक घूंसा मारता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद जब इनकी क्लास शुरू होती है, हर एक लड़के को बुक में लिखी कहानी जोर जोर से पढ़ने के लिए बोला जाता है और ज्यादातर लड़के ये कर भी लेते हैं। लेकिन आर्लिंग इकलौता होता है जो पढ़ नहीं पाता और वो चुपचाप बैठा रहता है। अब ये सब देखकर C1 यानी ओलाव उसकी हेल्प करता है, जिसकी वजह से इस मोमेंट के लिए आर्लिंग बच जाता है। अब शाम होने पर ये लोग जब अपने रूम में बैठे होते हैं, ब्रोथेन तुरंत इस रूम में एंट्री करता है और वो ईवर को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। वो बताता है कि उनकी कमेटी की तरफ से एक गाना गाने के कंपटीशन का ऑर्गेनाइज किया गया है और इस गाने की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है। अब ये बात सुनकर ईवर खुश हो जाता है और मन ही मन खुश होकर वो ब्रोथेन के साथ चला जाता है। इधर आर्लिंग एक लेटर लेकर चुपचाप बैठा रहता है और ये लेटर उसकी बहन ने उसे भेजा है। अब चूंकि उसे पढ़ना नहीं आता, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहता है। अब ये नजारा देखकर ओलाव उसकी हेल्प कर देता है और ये लेटर उसे पढ़कर सुनाता है। इस लेटर में उसकी बहन ने लिखा है कि मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा है और तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा भी मैं हर रोज मिस करती हूँ, लेकिन मैं फिर भी इंतजार कर रही हूँ ताकि तुम बहुत जल्द अपनी जहाज की जर्नी खत्म करके मेरे पास वापस लौट आओ। अब ये सब सुनकर आर्लिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन ओलाव बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसके मुताबिक उसने अपनी बहन को अभी तक सच नहीं बताया है। इसलिए वो उसे एडवाइस देता है कि तुम अभी से ही अपना बिहेवियर बदल लो, वरना तुम बहुत लेट से यहाँ से छूट पाओगे और दूसरी तरफ तुम्हारी बहन बहुत ज्यादा तकलीफ में रहेगी। दूसरी तरफ आर्लिंग की सोच थोड़ी अलग किस्म की होती है। ऐसा नहीं है कि उसे अपनी बहन के लिए तकलीफ नहीं होती, लेकिन वो यहाँ से दूसरे तरीके से निकलना चाहता है। अब रात होने पर ओलाव नोटिस करता है कि ईवर नाम का लड़का जो कि गाना प्रैक्टिस करने के लिए ब्रोथेन के साथ गया था, उसका मूड बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ तक कि रात को वो अच्छे से सो भी नहीं पाता, बल्कि वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। इसलिए सुबह होते ही ओलाव ईवर से पूछता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, लेकिन ईवर कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो चुप रहता है। इसके बाद ब्रोथेन हर किसी को एक बार फिर से एक लाइन में खड़ा करता है और उनके कान, मुंह और गला अच्छे से चेक करता है और उन्हें सूंघ कर देखता है कि उनकी बॉडी से स्मेल आ रही है या नहीं। और ये सब देखकर आर्लिंग को काफी इरिटेशन होती है, यहाँ तक कि उसे गुस्सा आ जाता है। इसलिए ब्रोथेन जब उसके साथ ये चीज करने आता है, वो भी वैसे ही ब्रोथेन के कान अच्छे से चेक करता है और बोलता है कि तुम्हारे कान में भी बहुत गंदगी है। और ये बात सुनकर पास के बच्चे हंस पड़ते हैं, जिसके चलते ब्रोथेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो उसे सजा देने के लिए बड़े बड़े पत्थर एक जगह से दूसरी जगह हटाने का ऑर्डर देता है। आर्लिंग किसी न किसी तरह ये काम कंप्लीट करता है, लेकिन तभी इस जेल का वार्डन वहाँ आ जाता है और वो दोबारा ऑर्डर देता है कि ये पत्थर वो जहाँ से लाया है दोबारा वहीं पर रख कर आए। आर्लिंग को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन उसे मजबूरन ये करना पड़ता है और काम कंप्लीट करके वो थके हुए हाल में अपने रूम में वापस आता है। लेकिन यहाँ आकर भी उसे शांति नहीं मिलती। वो नोटिस करता है कि उसकी बहन का लेटर कुछ लड़के जोर जोर से पढ़ रहे हैं और लिखी हुई बातें सुनकर मजे ले रहे हैं। अब चूंकि मामला उसकी बहन से जुड़ा था, इसलिए वो और चुप नहीं रह पाता। वो तुरंत फाइट शुरू कर देता है। यहाँ तक कि फाइट जब ओलाव नाम का लड़का रोकने जाता है तो वो भी काफी हर्ट हो जाता है। इन सब चीजों के बाद वार्डन इन तीनों को एक बार फिर से सजा देता है और इस बार की सजा ये होती है कि उन्हें नंगे पैर इस पूरे आइलैंड पर दौड़ाया जाता है और फिर उनसे काफी बड़े बड़े पेड़ कटवाए जाते हैं। यहाँ तक कि जब वो थक जाते हैं तो उन्हें खाना भी अच्छे से नहीं दिया जाता, बल्कि सड़ा हुआ खाना उन्हें दे दिया जाता है। अब ये सब देखकर आर्लिंग एक बात समझ जाता है कि उसे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इसलिए वो जानबूझकर पेड़ काटने के वक्त पेड़ काटने वाला ब्लेड टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देता है और एक टुकड़ा वो अपने पास छुपा लेता है। और जब वो बेड पर पहुंचता है, वो उस टुकड़े को अपने बिस्तर के नीचे रख देता है। ओलाव अच्छे से समझ जाता है कि वो असल में क्या करना चाह रहा है, इसलिए वो उसे समझाता है कि मैंने भी एक बार यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत आसानी से पकड़ा गया था और तब मेरी उम्र 11 साल थी। आर्लिंग ये बात सुनकर कोई रिएक्शन नहीं देता, बल्कि वो उसे एक लेटर लिख देने के लिए बोलता है, जिसे वो भागने के वक्त
अपने साथ लेकर जाएगा और उसे अपनी बहन के पास भेजेगा। और इस लेटर में वो क्या क्या लिखेगा वो भी वो बताना शुरू कर देता है। असल में उसकी बहन ने व्हेल मछली कभी नहीं देखी है, इसलिए उसे व्हेल मछली की कहानियां बहुत ज्यादा पसंद है। और अब वो चूंकि प्रेजेंट में एक नाविक है, इसलिए उसने बहुत सी व्हेल मछलियां देखी हैं और इसी वजह से वो लेटर में एक व्हेल मछली की कहानी लिखना चाहता है। अब ये बात सुनकर ओलाव उसे एक लेटर लिख देता है और इस तरह से इन तीनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन सुबह इन सबको फिर से एक लाइन में खड़ा किया जाता है और उनके काम बांट दिए जाते हैं। लेकिन अजीब बात ये होती है कि इवर नाम का लड़का जानबूझकर अपने लॉन्ड्री के काम से निकलना चाहता है और गार्ड को बताता है कि वो दोबारा पत्थर खींचने का काम करना चाहता है। हालांकि लॉन्ड्री का काम पत्थर खींचने के काम के कंपैरिजन में काफी आसान है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता और ये सब सुनकर हर एक स्टूडेंट हैरान हो जाता है। इसी तरह आर्लिंग भी काफी हैरान हो जाता है। अब काम शुरू होने पर ओलाव समझ जाता है कि आर्लिंग बहुत जल्द कोई बड़ा कदम उठाने वाला है, इसीलिए वो उसे वार्न करता है और बोलता है कि मैं बहुत जल्द यहाँ से छूटने वाला हूँ, इसलिए तुम प्लीज मेरे चले जाने के बाद ही यहाँ से भागने की कोशिश करना। अब ये बात करते करते दूसरी तरफ खड़ा ईवर जानबूझकर अपना हाथ काट लेता है और उसके हाथ से बहुत ज्यादा खून बहना शुरू हो जाता है। आर्लिंग और ओलाव बहुत तेजी के साथ उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन इसी के साथ आर्लिंग का शक और ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि ईवर का ऐसा अजीब बिहेवियर देखकर उसके मन में बड़ा डाउट पैदा हो जाता है, लेकिन इसी के साथ वो अपने प्लान के मुताबिक काम करता जाता है। वो हॉस्पिटल में जाकर छुपकर वहाँ की चाबी चुरा लेता है और उसे अपनी जेब में छुपा लेता है और इसके बाद वो और एक दूसरा लड़का जिसका नाम क्लार्क है एक साथ मिलकर जंगल में उगने वाले कुछ जहरीले पौधे खाना शुरू कर देते हैं। और ऐसा करने की सिर्फ एक ही वजह होती है, वो किसी भी तरह बीमार होना चाहते हैं, क्योंकि बीमार होते ही वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे और वहाँ की चाबी उनके पास है ही, तो बहुत आसानी से वहाँ से वो भाग सकेंगे। और उनका ये प्लान काम कर जाता है। वो आधी रात को बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं और कुछ गार्ड्स उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। काफी देर बाद जब हर कोई सो जाता है, आर्लिंग तुरंत बेड से उठ जाता है। इसी तरह वो क्लार्क को भी नींद से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जहरीले पौधों की वजह से वो बेहोश हो जाता है, इसलिए वो उसे नींद से उठा नहीं पाता। लेकिन इस हलचल की वजह से पास में लेटा ईवर नाम का वो लड़का जाग जाता है और आर्लिंग इस बात पर ध्यान नहीं देता। अब आर्लिंग चाबी का यूज करके बहुत सावधानी से यहाँ का गेट खोल लेता है और सीधा उस कमरे में चला जाता है जहाँ एक नाव जंजीर से बंधी हुई है। वो पेड़ काटने वाला वही ब्लेड यूज करके सबसे पहले वहाँ की जंजीर काटना शुरू कर देता है और काफी हद तक वो उसे काट भी लेता है। लेकिन तभी वहाँ ईवर आ जाता है और वो डिमांड करता है कि उसे भी अपने साथ लेकर जाना होगा। आर्लिंग उसे समझाता है कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं खुद जिंदा लौट पाऊंगा या नहीं ये भी मैं नहीं जानता, और तुम बहुत बीमार हो इसलिए तुम अभी वापस चले जाओ। लेकिन ईवर उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने साथ ले जाए, क्योंकि वो यहाँ अब और नहीं रह पा रहा है। और ऐसा बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन ईवर फिर भी इसके पीछे की वजह उसे नहीं बताता, जिसके चलते आर्लिंग भी इस बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता और उसे वापस जाने के लिए बोलता है। ईवर मन में दुख लेकर दोबारा वापस लौट जाता है, लेकिन बीच रास्ते में ही वो ब्रोथेन के हाथों पकड़ा जाता है। अब चूंकि ईवर एक सीधा साधा लड़का है, इसीलिए वो बहुत आसानी से ब्रोथेन को सब कुछ बता देता है। इसलिए ब्रोथेन सबसे पहले एक अलार्म बजा देता है, जिससे सब लोग अलर्ट हो जाते हैं और कई सोल्जर उस तरफ दौड़ पड़ते हैं जिस तरफ नाव बंधी हुई है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जेल का वार्डन नोटिस करता है कि आर्लिंग यहाँ नहीं है और इसी के साथ नाव भी गायब है, यानी वो यहाँ से भाग चुका है। अगले दिन सुबह हर एक लड़के को एक लाइन में खड़ा किया जाता है और जेल का वार्डन उनसे बोलता है कि इस जेल से आज तक एक भी लड़का भाग नहीं पाया है और आज पहली बार ऐसा एक लड़का है जिसने ये काम करके दिखाया। लेकिन इससे वो कोई हीरो नहीं बन गया है, बल्कि उसकी किस्मत और ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसे दोबारा वापस पकड़ लाया जाएगा। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और हर कोई अपने डेली काम करना शुरू कर देता है। और ऐसे ही एक दिन सुबह वो लोग नोटिस करते हैं कि वार्डन की बात के मुताबिक सचमुच कई सोल्जर्स आर्लिंग को पकड़ कर ले आए हैं। उसका चेहरा सूख गया है और इसी के साथ उसके पैरों में काफी जख्म है। अब ये नजारा देखकर सबसे ज्यादा चिंता में ओलाव नाम का वो लड़का पड़ जाता है। वो अच्छे से जानता है कि इसके बाद आर्लिंग के साथ क्या किया जाएगा। अब दोपहर होने पर ये लोग आर्लिंग को सजा वाले रूम में ले जाते हैं और उसकी पीठ पर 2 निशान बना देते हैं। अब चूंकि ग्रुप सी की जिम्मेदारी C1 यानी ओलाव नाम के लड़के के पास थी, इसलिए उसी से ये सजा दिलवाने का काम करवाया जाता है। वार्डन ऑर्डर देता है कि वो आर्लिंग की पीठ पर दिए गए निशान के बीच में डंडे से लगातार मारता जाए और तब तक मारता रहे जब तक कि वहाँ से खून नहीं निकल आता। असल में इसी दिन के लिए ओलाव ने आर्लिंग को समझाया था कि वो उसके चले जाने के बाद ही यहाँ से भागने की कोशिश करे, क्योंकि वो आर्लिंग को सजा नहीं देना चाहता था। खैर, ओलाव को बात के मुताबिक ही काम करना पड़ता है। अब इस सजा वाले रूम से लौटकर आर्लिंग सबसे पहले ओलाव से बात करता है। वो उससे बोलता है कि
तुम एक कायर हो, क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए तुम उनके कहे मुताबिक काम करते जा रहे हो। यहाँ तक कि ये भी नोटिस नहीं कर रहे हो कि तुम्हारे ग्रुप के एक मेंबर यानी ईवर नाम के लड़के पर कितना टॉर्चर किया जा रहा है। और यहाँ आर्लिंग बताता है कि कैसे ब्रोथेन ईवर को लॉन्ड्री रूम में ले जाकर उसके साथ गंदी हरकतें करता था और इसी वजह से ईवर हमेशा उदास रहता था और अपना काम बदलना चाहता था। यहाँ तक कि उसके हाथ काटने के पीछे भी यही वजह थी। अब ये बात सुनकर ओलाव एकदम चौंक जाता है, क्योंकि इस बारे में वो कुछ नहीं जानता था। इसलिए वो सीधा वार्डन के पास चला जाता है और इस बारे में उससे शिकायत करता है। पर ये बात सुनकर वार्डन यकीन नहीं करता, इसलिए वो ओलाव को एक थप्पड़ मारता है और ये बात किसी को भी बताने से मना कर देता है। लेकिन ओलाव बिल्कुल भी चुप नहीं रहता। वो सीधा ईवर से बात करता है और उसे बताता है कि वो उसके साथ वार्डन के पास चले और अपने इस टॉर्चर के बारे में सब कुछ बताए, क्योंकि उसके बोलने पर ही वार्डन इस बात पर यकीन करेगा। लेकिन ईवर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और उसे लगता है कि अगर उसने इस बारे में कोई बात की तो वो यहाँ से आसानी से छूट नहीं पाएगा और इसी वजह से वो ओलाव के साथ नहीं जाता। अगले दिन सुबह वार्डन अपना डाउट दूर करने के लिए सीधा ईवर से बात करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत हुई है। लेकिन ईवर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, जिसके चलते वो कुछ बोलता ही नहीं है। अब वार्डन उसका ये डर समझकर उसे दोबारा जंगल के काम में लगा देता है। ईवर भी बहुत खुशी खुशी अपना काम शुरू कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि यहाँ उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन तभी एक गार्ड उसके पास आता है और उससे बोलता है कि तुम्हें अभी मेरे साथ लॉन्ड्री में चलना होगा। अब ये बात सुनकर ईवर एक बार फिर से निराश हो जाता है और मन के दुख में वो समंदर की तरफ चलना शुरू कर देता है। काफी देर बाद जब ये लड़के एक जगह बैठकर आग जलाते हैं, तब आर्लिंग नोटिस करता है कि ईवर की घड़ी एक दूसरे लड़के के हाथ में है। वो काफी हैरान हो जाता है। वो लड़का बताता है कि ये घड़ी उसे पास के जंगल में मिली थी और वहीं से उसने इसे लिया है। आर्लिंग को ये काफी अजीब लगता है, क्योंकि ये घड़ी ईवर को बहुत प्यारी थी और वो इसे कभी भी खुद से दूर नहीं करता था। इसलिए वो चारों तरफ अच्छे से देखता है और पाता है कि किसी भी जगह ईवर नहीं है। इसलिए वो समंदर की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है और जब वो वहाँ पहुँचता है, उसका शक सच में बदल जाता है। वो नोटिस करता है कि ईवर की डेड बॉडी समंदर में तैर रही है। वो तुरंत डेड बॉडी को खींचकर किनारे पर लेकर आता है और जोर जोर से रोना शुरू कर देता है, क्योंकि यही उसका इकलौता दोस्त था जिसके साथ वो यहाँ आया था और उसकी इस तरह से मौत वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब जेल का वार्डन पूरा मामला अच्छे से समझ जाता है, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता, बल्कि इस जेल की इज्जत बचाने के लिए वो उन सबको बताता है कि ईवर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और ऐसा करते वक्त वो समंदर में डूबकर मर गया। हालांकि इसके पीछे की असली कहानी ओलाव और आर्लिंग अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्हें ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बल्कि वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद जब लंच का टाइम हो जाता है, ये सब लोग लंच तो करते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत ज्यादा दुख होता है। आज तक इस तरह से उन्होंने किसी को भी नहीं खोया था। अब लंच रूम में जब ब्रोथेन एंट्री करता है, हर कोई उसे जलील करना शुरू कर देता है। उन्हें अब तक पूरा सच पता चल चुका है, इसलिए सबसे पहले आर्लिंग उसकी बेइज्जती करता है और इसी तरह कई लड़के उस पर गंदी चीजें फेंकना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते मजबूर होकर ब्रोथेन को वहां से जाना पड़ता है। इन सब चीजों के बाद आर्लिंग खुद वार्डन के पास इस बारे में शिकायत लेकर जाता है और उसे वो सब कुछ बताता है जो ईवर के साथ हुआ था। इसीलिए बेस्टिन अब ब्रोथेन से बात करता है और उससे बोलता है कि तुमने आज जो किया है वो अगर गवर्नमेंट को पता चल गया तो तुम्हारी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए वो उसे वार्न करता है कि वो ऐसा काम कभी न करे। लेकिन अजीब बात ये होती है कि ब्रोथेन बेस्टिन को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और बोलता है कि मैं भी गवर्नमेंट को बता दूंगा कि तुमने यहाँ का पैसा कैसे अपने फायदे के लिए यूज किया है, जिसका मतलब ये था कि ये दोनों ही बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हैं। अगले दिन सुबह ये लड़के नोटिस करते हैं कि ब्रोथेन अपना बैग बिस्तर लेकर यहाँ से जा रहा है और ये नजारा देखकर हर एक लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और कमेटी के कुछ मेंबर्स इस जेल का मुआयना करने आते हैं। उनका काम हर एक लड़के को अच्छे से देखना परखना होता है, ताकि जो लड़का सबसे अच्छा बिहेवियर दिखाए उसे यहाँ से आजाद किया जा सके। अब वो हर एक लड़के का इंटरव्यू लेते हैं और इनमें से ओलाव इकलौता होता है जो बहुत अच्छे से इस इंटरव्यू को कंप्लीट करता है और हर एक सवाल का सही सही जवाब दे देता है। अगले दिन सुबह ओलाव आर्लिंग से आखिरी बार बात करता है और उसे समझाता है कि वो कम से कम कुछ दिनों तक तमीज से रहे। वो बोलता है कि तुम शायद अपनी जान की परवाह नहीं करते, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है और ये बात तुम्हें अपने दिमाग में रखनी होगी। अब ये बात सुनकर आर्लिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। असल में इन कुछ दिनों में ओलाव और उसके बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन आज वो जा रहा है इसलिए वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद ओलाव अपना बैग लेकर अपनी जर्नी शुरू कर देता है, लेकिन इस जेल से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि ब्रोथेन दोबारा वापस आ गया है और ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन फिर भी वो अपने इस डाउट के साथ आगे बढ़ता जाता है और जाते जाते वो एक गार्ड से पूछता है कि ब्रोथेन दोबारा वापस आ गया है, क्या
ये बात वार्डन जानता है? तब गार्ड बताता है कि बिल्कुल जानता है, क्योंकि ब्रोथेन और वार्डन जो भी करते हैं हमेशा मिलकर करते हैं, इसलिए ये बात भी वो जरूर जानता है। और ये सुनकर ओलाव एक पल के लिए थम जाता है और वो पहली बार समझ पाता है कि ये सब कुछ सिर्फ उनका एक प्लान था। असल में यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हुआ था, बल्कि ब्रोथेन दोबारा इन लोगों के साथ कुछ गलत करने ही वाला था। इसलिए वो और आगे नहीं बढ़ता, बल्कि वो डिसाइड कर लेता है कि वो यहाँ से तभी जाएगा जब वो ब्रोथेन का मर्डर कर देगा। इसलिए वो दोबारा वापस आ जाता है और वो ब्रोथेन को अपनी मर्जी के मुताबिक मारना शुरू कर देता है। अब ये नजारा दूर खड़ा आर्लिंग देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये काम करने से यहाँ की कमेटी उसे दोबारा जेल में बंद कर देगी। इसलिए वो तुरंत दौड़ कर आता है और अपने दोस्त की हेल्प करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कई गार्ड्स उस पर अटैक कर देते हैं, जिसके चलते आर्लिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भी उन्हें मारना शुरू कर देता है। अब चूंकि यहाँ गार्ड्स की तादाद ज्यादा होती है, इसलिए ये लोग कुछ नहीं कर पाते, बल्कि बहुत आसानी से ये गार्ड्स उन्हें एक अंधेरी काल कोठरी में बंद कर देते हैं, जहाँ किसी भी तरह की लाइट नहीं होती और सोने जैसी कोई जगह नहीं होती, बल्कि हर एक को एक अलग अलग पिंजरे के अंदर लेटे रहना पड़ता है और इस तरह वो एक रात गुजार देते हैं। सुबह होने पर सबसे पहले एक गार्ड यहाँ एंट्री करता है। उस गार्ड को इन्हें देखकर काफी तरस आता है, इसीलिए वो उनकी जंजीरें और लॉक खोलकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो बाहर के गेट का ताला नहीं खोलता और इस तरह एक और दिन बीत जाता है। सुबह होने पर ब्रोथेन यहाँ आता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि पिंजरे के अंदर एक भी लड़का नहीं है। वो धीरे धीरे गेट खोलना शुरू करता है और ठीक उसी मोमेंट पर पास में छुपे हुए आर्लिंग और ओलाव उस पर अटैक कर देते हैं और उनका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि वो उसे जान से मार डालेंगे। वो सबसे पहले ब्रोथेन के पास मौजूद इस गेट के ताले की चाबी ले लेते हैं, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में ओलाव के पैर में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। हालांकि इससे वो हार नहीं मानता, बल्कि वो ताला खोल देता है और तुरंत ब्रोथेन को जान से मारने के लिए उसका पीछा करता है। आर्लिंग चिल्लाकर ओलाव को रुकने के लिए बोलता है, लेकिन वो अपने टूटे हुए पैर के साथ लंगड़ाते लंगड़ाते उसकी तरफ आगे बढ़ता जाता है। इधर बाकी लड़के इस हलचल की आवाज सुन पाते हैं और ये सब देखकर उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो भी बाकी गार्ड्स के साथ फाइट शुरू कर देते हैं और एक एक करके हर एक गार्ड को वो मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो अपनी मर्जी के मुताबिक खाना इकट्ठा कर लेते हैं। इधर ब्रोथेन अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे में छुप जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन उस कमरे में वही गार्ड होता है जिसने आर्लिंग और ओलाव को उस जेल से निकलने में मदद की थी और वो इस बार भी इन लड़कों की हेल्प करता है। वो पीछे से एक मजबूत रॉड से ब्रोथेन पर अटैक करता है और फिर दरवाजा खोल देता है, जिसके चलते वही चीज हो जाती है जो ओलाव चाहता था, यानी उसके बाकी दोस्त मिलकर ब्रोथेन का बेरहमी से मर्डर कर देते हैं। इधर ये नजारा देखकर जेल का वार्डन बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो यहाँ से एक जहाज के जरिए भाग जाता है। अगले दिन सुबह ये हर एक लड़का प्लान बनाता है कि वो सब एक साथ उसी नाव को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे, इसलिए वो बहुत मेहनत करके उस कमरे से नाव को बाहर निकालते हैं। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा जहाज आ चुका है और इस जहाज में कई सारे सोल्जर्स मौजूद हैं, जिसका मतलब ये था कि उनका खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए हर एक लड़का कोई और रास्ता न देखकर यहाँ से दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इन सोल्जर्स के पास बंदूकें हैं और उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत आसानी से ज्यादातर लड़के इनके हाथों पकड़े जाते हैं। सिर्फ 3 लड़के किसी तरह बच निकलते हैं, जिनमें आर्लिंग, ओलाव और क्लार्क नाम का वो लड़का शामिल होता है। वो किसी तरह धीरे धीरे इस बर्फ से भरे जंगल के रास्ते आगे बढ़ना शुरू करते हैं और एक वक्त पर उन्हें बर्फ का एक हिरण दिखाई देता है, जिसे देखकर उनके मन में खुशी आ जाती है, क्योंकि ये हिरण यहाँ नहीं रहते, लेकिन फिर भी वो यहाँ मौजूद है, जिसका मतलब ये था कि समंदर में बर्फ जम चुकी है और वो पैदल चलकर यहाँ आ गए हैं, इसलिए वो लोग भी यहाँ से बहुत आसानी से जा सकेंगे। लेकिन इसी बीच ओलाव इन दोनों को आगे बढ़ जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और वो अब और नहीं चल पा रहा है। लेकिन आर्लिंग हार मानने वाला इंसान नहीं है। वो उसे समझाता है कि जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, और ये बोलकर वो उसका हौसला बढ़ा देता है और वो तीनों दोबारा अपनी जर्नी शुरू करते हैं। लेकिन इसी बीच एक और वाकया हो जाता है और वो ये कि क्लार्क नाम का लड़का अचानक दूसरे डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि वो सोल्जर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है ताकि उसके दोनों दोस्त बच जाएं। हालांकि आर्लिंग ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो नहीं सुनता, बल्कि वो सीधा दौड़ पड़ता है। इधर आर्लिंग और ओलाव लगातार अपनी जर्नी जारी रखते हैं, लेकिन एक वक्त पर ओलाव के पैर का दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिसके चलते उसे कितना भी मोटिवेट किया जाए कोई काम नहीं आता। इसीलिए आर्लिंग समझ जाता है कि उसे आखिरी रास्ता चुनना होगा, इसीलिए वो अपना आखिरी हथियार आजमाता है और वो ये कि वो अपनी पूरी ताकत लगाकर ओलाव को कंधे पर उठा लेता है और उसे लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन उनकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है
जब वो नोटिस करते हैं कि सामने की बर्फ की परत बहुत पतली है, जिसके चलते वो अगर ओलाव को कंधे पर लेकर आगे बढ़ेगा तो बहुत आसानी से वो पानी में डूब जाएंगे। इसलिए एक बार फिर वो अकेले अकेले आगे बढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि सिचुएशन इतनी ज्यादा मुश्किल हो जाती है कि उन्हें जमीन पर लेट लेट कर आगे बढ़ना पड़ता है ताकि बर्फ टूटकर वो पानी में न डूब जाए। और एक बार अगर वो पानी में डूब गए तो वो फिर जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि ये पानी इतना ज्यादा ठंडा है कि वो तुरंत इस ठंड की वजह से ही मर जाएंगे। इसलिए आर्लिंग डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले ओलाव को उस पार भेजेगा, क्योंकि उसके पैर में दर्द है, और वो अपने प्लान के मुताबिक ही काम करता है। ओलाव दूसरी तरफ चला जाता है और आर्लिंग को भी अपने पास आने के लिए बोलता है। आर्लिंग भी आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन वही चीज हो जाती है जिसका उन्हें डर था। आर्लिंग जैसे ही थोड़ा आगे जाता है, नीचे की बर्फ टूट जाती है और वो पानी में डूब जाता है। ओलाव तुरंत उसे खींचकर ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्लिंग की बॉडी का नीचे का हिस्सा बर्फ की तरह सख्त हो जाता है, जिसके चलते वो और ऊपर नहीं उठ पाता और वो समझ जाता है कि अब उसकी सिचुएशन क्या होने वाली है। इसलिए वो ओलाव को समझाता है कि वो उसका वो लेटर उसकी बहन के एड्रेस पर जरूर पहुंचा दे। अब ये बात सुनकर ओलाव अपनी 100% ताकत लगाकर उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाता, बल्कि नाकाम हो जाता है। और आखिरकार आर्लिंग वहीं पर दम तोड़ देता है और ओलाव को भी उसे आखिरी विदाई देनी पड़ती है। और इसके बाद वो आगे का सफर शुरू कर देता है। और इस पूरे रास्ते ओलाव की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि जो लड़का हमेशा गुस्से में रहता था और ईगो के साथ रहता था, वो लड़का भी उसे इस तरह रुला कर जाएगा। खैर, वो अच्छे से जानता है कि उसे अब क्या करना है, इसलिए वो सबसे पहले शहर वापस लौटकर उस लेटर को उसकी बहन के एड्रेस पर भेज देता है और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। और इस तरह कई साल बीत जाते हैं और ओलाव अब काफी बड़ा हो चुका है, लेकिन आज भी वो आर्लिंग की बातों को भूल नहीं पाया है। यहाँ तक कि वो जब भी किसी समंदर को देखता है, उसे आर्लिंग की याद आ जाती है। और ठीक यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।